screen is visible? Am I audible to all? Yes, sir. Okay. So, as we have already discussed error, then what is error? Error is if we talk about the error, a minute. If we talk about error, error is the difference between measured value. Suppose this is measured value minus true value. That is the error. Basically, error may arise due to a different sources. So according to that condition, we have divided into the different kind of error. Basically, today's lecture we have discussed types of error. Types of error. First, we will discuss the gross error. Gross error. Second one is a systematic error, and third one is a random error. Right. Third one is random error. Basically, what is gross error? Gross error is occur due to the uh, ह्यूमन इंटरफेयर. बेसिकली जैसे कोई भी आपके पास अगर ह्यूमन ने रीडिंग को मिस रीड कर लिया है, जैसे सपोज आप कोई रीडिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है यहाँ पर सपोज रियल रीडिंग है 21 सपोज, और ह्यूमन अगर उसको रीड कर रहा है तो उसने रीड क्या कर लिया उस रीडिंग को 20 रीड कर लिया या 21 रीड कर लिया ड्यू टू द 20.5 रीड कर लिया ड्यू टू द लैक ऑफ सपोज आईसाइट. आईसाइट उसकी वीक है, वीकनेस ऑफ आईसाइट. राइट. तो इस वजह से जो भी एरर होगी वो किसके अंदर आएगी? ग्रॉस एरर के अंदर. जो भी आपके ह्यूमंस के मिस्टेक से जो आएगी एरर आएगी वो ग्रॉस एरर. देन अगेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिस्टमैटिक एरर. फर्स्ट, basically error is divided into the three part: gross error, systematic error and random error. Error is may arise due to the human mistake. Basically human due to human जो भी error आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? gross error. जैसे सपोज आई साइट वीक है या कुछ वीक है तो उस वजह से अगर कोई एरर आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमन की मिस्टेक से जो एरर आई है उसको बोलेंगे हम ग्रॉस एरर. राइट. तो इसको हम किस तरीके से रिमूव कैसे कर सकते हैं इस एरर को? बेसिकली ज़ीरो तो हम नहीं कर सकते, इस एरर को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम केयरफुली रीडिंग कर लें, केयरफुली रीडिंग कंसिडर करें, या हम दो या दो से ज़्यादा बार रीडिंग मतलब ह्यूमन से रीडिंग दिलाएं. सपोज़ कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, हम उसकी रीडिंग मेज़र कर रहे हैं, उसकी हेल्प से जो रीडिंग आई है. फर्स्ट वो रीडिंग सपोज नील ने मेज़र करी है, सेकंड वो सपोज आपके पास कर्नेल ने मेज़र कर लिया, नेक्स्ट रीडिंग सपोज आपके पास मेज़र कर लिया संतोष ने मेज़र कर लिया. तो इन ये जो रीडिंग जो मेज़र करी है डिफरेंट बाय यूजिंग अ प्रेफरेबली डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर्स, डिफरेंट ह्यूमंस से हमने मेज़र कराई है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो एरर रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज अ ग्रॉस एरर. नेक्स्ट इज अ सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर इज basically systematic error is further divided into the three part, which is instrumental error, environmental error and observational error. अब instrumental error क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल क्या होती है? इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ड्यू टू इन द इंस्ट्रूमेंट. इनहेरेंट शॉर्टकमिंग मीन्स मैकेनिकल काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सपोज आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर में ही कमी है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी वो आएगी आपके पास होगी क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट एरर बट ड्यू टू द इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड इज द मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सपोज आपके पास इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है लेकिन आप उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, या आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है. स्किल्ड लेबर मीन्स जिसको यूज़ करना आता है वो यूज़ नहीं कर रहा है, सेकेंड अननोन पर्सन उस परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है,
that is comes under the that is the also error is the instrumental error, but due to the misuse of the instrument, right? थर्ड वन इज अ लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. लोडिंग इफेक्ट में मीन्स सपोज आपके पास आप एक वोल्ट मीटर है, सपोज आप वोल्ट मीटर एक वो उसी वोल्ट मीटर से आप सपोज 1000 वोल्ट को आप मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मीटर को रीडिंग को मेजर कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सपोज कोई करंट हम कांस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर हमने हाई रेजिस्टेंस अज्यूम किया, दैट इज R1. सपोज R1 इज अ हाई रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को अप्लाई किया, सपोज वोल्टेज रीडिंग आई 1000. बेसिकली 1000 वोल्ट मेजर करने के लिए हम यही रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं. सेम हमने इस प्लेस पर हमने सपोज लगा दिया, आपके पास कोई लो रेजिस्टेंस लगा दिया, सेम वैल्यू करंट आ रही है, देन हम मेजर करेंगे इस सेम वोल्टेज से. तो सपोज आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं इस वोल्टेज को 10, बेसिकली आप 10 वोल्ट के लिए भी वही इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और 1000 वोल्ट के लिए भी वही इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं. तो दिस दैट कम्स अंडर द लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इसका सिंपल एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं. सपोज आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, तो आप अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो हाइट जनरली आप मेजर करते हैं, आपके पास इंची टेप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इंची टेप से इजीली हाइट मेजर कर सकते हैं, राइट? सपोज आप अपनी हाइट को आप एक जो आपके पास नॉर्मल स्केल होता है 6 इंच स्केल या 1 फीट स्केल से मेजर करने लगे तो काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, आपके पास एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपको स्केल को बार बार आपको उसको रीशफल करना पड़ेगा, ऐड करते जाना पड़ेगा. तो बेसिकली आप क्या है कि एक स्केल पर लोडिंग इफेक्ट, बेसिकली मोर लोड आपने डाल दिया अकॉर्डिंग टू दैट कैपेसिटी. ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या थी 1 फीट मेजर करने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उससे अपनी हाइट 6 फीट 5 फीट मेजर कर रहे हैं. दैट कम्स अंडर द लोडिंग इफेक्ट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट. आई थिंक क्लियर है सिस्टमेटिक एरर सबको? Yes, sir. Okay. Next Yes, is sir. the misuse of instrument. We will discuss. We already discussed misuse of instrument and of loading effect. Next is the environmental error. Suppose environmental error किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं? environmental error क्या होती है? Suppose आपको कोई भी error due to the suppose atmospheric error due to the environment comes under in the environmental errors, right? तो किस तरीके से एरर किस तरीके आएगी? सपोज आपके पास कोई भी एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आप ओम मीटर की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, राइट? अभी इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? अगर ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो गया, सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो गया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. रेजिस्टेंस बट रियल वैल्यू क्या थी, ये हम नॉमिनल वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ओम मीटर, बिकॉज एरर्स is entered due to the environmental condition. That condition is comes under the environmental error. ठीक है? आपने नोटिस किया होगा, अगर ज्वेलर्स के पास अगर आप देखेंगे, ज्वेलर्स के पास अगर वेइंग मशीन होती है तो वो क्या करता है, एक फ्लास्क, बेसिकली क्या करते हैं, फ्लास्क के अंदर उस वेइंग मशीन को रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अगर वो इतना सेंसिटिव वेइंग मशीन होती है कि एयर भी अगर उस पर प्रेशराइज करती है तो वो रीडिंग को फ्लक्चुएट होने लगती है, एयर फ्लक्चुएट होता है. तो बेसिकली क्या हुआ, आपके पास रीडिंग चेंज हो रही है, इसका मतलब कि कोई एरर आ रही है, तो वो सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी वेइंग मशीन है उसको क्या रखते हैं, आप फ्लास्क में रखते हैं. ठीक है? तो ये क्या है, ड्रॉ हाउ टू रिमूव द एनवायरमेंटल एरर्स. तो आपके पास कंडीशन, आप सेम एनवायरमेंटल कंडीशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं. सपोज कोई भी आपके पास पैरामीटर है जो आपको पता है एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप जब भी उसको क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो वहाँ पर आप सेम एनवायरनमेंट कंडीशन क्रिएट करके मेज़र कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशनल एरर. ऑब्जर्वेशनल एरर
किस तरीके से ऑब्जर्वेशनल एरर किस तरीके से आती है। जैसे सपोज आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तक आपने किए हैं यहाँ पर, सपोज लैब में ही किए हैं, आपने देखा होगा एनालॉग एक स्केल होता है, इस तरीके से एनालॉग स्केल होता है। यहाँ पर एक आपके पास नॉब होती है, जिस नॉब से आप रीडिंग देखते हैं, ये नॉब बेसिकली स्केल के जस्ट अबव होती है, राइट। तो जैसे ही जस्ट अबव होती है, अगर ऑब्जर्वेशनल के लिए जो भी ह्यूमन है वो सपोज राइट लेफ्ट साइड से अगर मेजर कर रहा है तो उसको रीडिंग कुछ और दिखेगी। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड से मेजर कर रहा है तो उसको रीडिंग कुछ और दिखेगी। अगर सपोज टॉप साइड से देख रहा है तब उसको रीडिंग एग्जैक्ट दिखेगी। दैट कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशनल एरर कैटेगरी। जिस तरीके से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर फिगर में ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। इस तरीके का आपको स्केल रहता है। तभी जब हम आपसे लैब्स में रीडिंग्स पूछते हैं तो किसी कोई रीडिंग गलत पड़ता है, जो लेफ्ट साइड में रीडिंग लेफ्ट साइड में होता है वो अलग रीडिंग देख रहा होता है, जो राइट साइड में होता है वो अलग रीडिंग देख रहा होता है, एंड जो टॉप साइड में होता है वो अलग रीडिंग बताता है, राइट। तो करेक्ट रीडिंग इज द 250 वोल्ट, बट इधर वाला जो भी रीडिंग देखेगा वो इनकरेक्ट वैल्यू बताएगा। दैट यू कैन measure the error with the help of measured value and true value, that is the error। सिमिलरली इस केस में ये एरर हो जाएगी, ठीक है। दैट कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशनल एरर कैटेगरी। लास्ट इज अ random error। बेसिकली random error is due to the fluctuation। if the reading is changed, it comes under the random error category। सपोज आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। फ्लक्चुएशन मीन्स सपोज आप किसी इंस्ट्रूमेंट से आप सपोज आपने इंस्ट्रूमेंट भी परफेक्ट लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट का जो ह्यूमन है जो कर रहा है वो भी स्किल्ड लेबर लिया हुआ है आपने, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी आपने एकदम परफेक्ट रखी हुई है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, सपोज कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ, सपोज जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई दिया हुआ है उसमें सपोज फ्लक्चुएशन हुआ, हर हमेशा कई बार हम रीडिंग नोट करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग सपोज आ रही है 1.420, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जब सपोज इस की रीडिंग सेम कंडीशन में हम मेजर करते हैं, सेम ह्यूमन है, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन है, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, सपोज रीडिंग आ रही है 1.425, दैट इज ड्यू टू द fluctuation in supply, fluctuation in environmental condition, just small fluctuation, that this error is comes under the random error category due to the sudden change or due to the fluctuation in the any conditions। क्लियर हुआ रैंडम एरर भी। नील करने Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एन रीडिंग। बेसिकली अगर मैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बात करता हूँ तो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स कोई भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए मैं काफ़ी सारे पैरामीटर्स को यूज़ करता हूँ। फर्स्ट सपोज वन ऑफ them is arithmetic mean, deviation, average deviation, standard deviation, variance। then we will discuss arithmetic mean। arithmetic mean क्या होता है, सपोज आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग लिया x1, नेक्स्ट रीडिंग लिया उसी इंस्ट्रूमेंट से, सपोज नेक्स्ट ह्यूमन ने ले लिया या तो x2 ले लिया, नेक्स्ट ले लिया x3, नेक्स्ट ह्यूमन ने ले लिया, या आपने कुछ कंडीशन x4। तो आप ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ रीडिंग आप इसकी ड्रॉ करना पाएंगे, बताना चाहेंगे तो वो रीडिंग क्या होगी, एवरेज ऑफ दैट रीडिंग। बेसिकली दैट इज कॉल्ड दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रीडिंग, ठीक है। किसी को ये क्या बेसिकली आपको एरर को रिड्यूस करने के लिए होता है। अब थ्योरेटिकली अगर मैं इसको मेजर करूँ, आपको बेस्ट रिजल्ट किसी का इंस्ट्रूमेंट किया जा रहा है तो आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की आप इनफाइनाइट टाइम्स रीडिंग लीजिए, 1 रीडिंग 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट।
तो अगर आप उसका एवरेज लेंगे तो ओवरऑल आपके पास क्या होगा, आपके पास जो रीडिंग आएगी वो परफेक्ट आएगी। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट रीडिंग लेना, तो नंबर ऑफ कुछ रीडिंग्स लेते हैं, उसका हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट रीडिंग। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज आप लॉकडाउन के अंदर सपोज लूडो वगैरह खेल रहे होंगे, सपोज लूडो है, लूडो में अगर मैं क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं इनकी सपोज 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2/6। सॉरी 1/6। हर एक डिजिट की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 1/6 मीन्स 6 टाइम अगर हम थ्रो करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 1 आना चाहिए, हर एक डिजिट का सेम है। तो अगर मैंने नोटिस ऐसा, लेकिन पॉसिबल तो नहीं होता जब भी आप रन करते हैं, ऐसा तो नहीं है हर एक 6 बाद रिपीट हो रहा है, या ऐसा कुछ 6 के अंदर हर बार रिपीट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमेशा आपके कंटिन्यूस 3 3 3 3 आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने नंबर ऑफ डेटा सेट इंक्रीज किया, सपोज आपने क्या किया, 10,000 टाइम्स आपने उस जो भी स्टोन को थ्रो किया एंड रीडिंग को नोट किया, आपने रीडिंग को नोट किया, देन नंबर ऑफ थ्रोन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सपोज वंस कम, वो लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1/6 के इक्वल आएगा। तो बेसिकली आप डेटा सेट आपने इंक्रीज किया तो उसके अकॉर्डिंग आपने नोटिस किया, दैट इज इक्वल टू द 1/6। सेम कंडीशन यहाँ है कि अगर आप जितनी बार आपने थ्योरेटिकली, आपने यहाँ पर थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीडिंग्स आपने लिया, ठीक है, बेसिकली मोर रीडिंग्स लिया, उसका एवरेज लेंगे तो आपके पास बेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, दैट इज called as the arithmetic mean, denoted by x, capital X bar. नेक्स्ट मूव करें हम, संतोष। सर। मूव करें नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर है? यस सर। ओके, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है संतोष, आ रही। नेक्स्ट इज अ डेविएशन। डेविएशन का मीनिंग क्या है, बेसिकली सपोज आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं, x1 आपकी रीडिंग आई है, तो बेसिकली मीन से कितना डेविएट कर रहा है। मीन सपोज आपने x1 x2 x1 x2 x3 x4 x5 आपने रीडिंग लिया, आपने उसका मीन भी कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज x बार। if we talk about the deviation in x1 reading, तो हम नोटिस करेंगे d1 is calculated by a difference between x1 minus x1 and arithmetic mean of that reading। ठीक है, तो हम इस तरीके से डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डेविएशन निकाला। अब आप नोटिस करेंगे कि डेविएशन जो होता है वो बेसिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ अ डेविएशन इज 0, राइट। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन मीन्स, सपोज आप एक बार रीडिंग ऐसी नोट कर लेते हैं, सपोज हमने किसी एक रीडिंग हमने नोटिस किया कि एक रीडिंग आ गई 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये हमने सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट की सपोज ये रीडिंग आ गई। अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ, मीन निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, मीन्स मीन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3 + 3 6 10 15 डिवाइड बाई 5 मीन्स 3। अब मैं इसका हमेशा इसका डेविएशन निकालता हूँ, तो x1 माइनस 3 इज -2, x2 माइनस 3 इज -1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 5 माइनस 3 इज 2। तो बेसिकली अगर मैं इनको सम करूंगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज 0 -2 -1 + 0 + 1 +
2, इनको मैंने सम किया ऑल दैट डेविएशन, दैट रिजल्ट इज 0. So we can say that algebraic sum of deviation is 0. तो algebraic sum of deviation आप 0 करेंगे तो आपको डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला ही आ जाएगा. जैसे सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, काइंड ऑफ फॉर्मूला लिख दिया. यहाँ पर इस तरीके से सपोज आप एक इस मीन का हम फॉर्मूला इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. जैसे सपोज एक्स, हमने इस पूरी सारी इक्वेशन को सपोज हमने ऐड कर लिया. नहीं, सपोज हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स बार इज अ x1 माइनस डी. हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर x1 माइनस एक्स बार लिख रहे हैं तो x बार को हम x1 माइनस डी भी लिख सकते हैं, d1. सिमिलरली x बार को x1 माइनस d2 भी लिख सकते हैं. ऐसे अगर x बार को हमने x2 xn माइनस डी एन तक हम ले गए, तो अगर हम इस सारे इक्वेशन को सम करेंगे तो n x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x n minus dn where n goes to 1 to n. सॉरी, यहाँ पर i लिख देते हैं, where i goes to 1 to n. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. तो x बार बेसिकली n से यहाँ डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x बार इज अ समेशन ऑफ xn माइनस dn अपॉन n. यहाँ पर वैसे हम अगर i लिख दें तो ज़्यादा क्लियर होगा. i हमने लिख दिया एंड i इज अ i वैल्यू इज फ्रॉम 1 to n. क्लियर है? या एक बार यहाँ पर बता देते हैं आपको हमने क्या किया अभी. आपको क्लियर है, x बार इज अ x1 माइनस d1, x बार इज अ ऑल्सो अ x2 माइनस d2. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x बार इज अ x3 माइनस d3 एंड वी हैव ऑल्सो राइट x बार इक्वल टू xn minus dn, right? If we sum all the equations, then n x bar, because n equations हैं 1 2 3 up to n, is a summation of, इसको इस तरीके से लिखते हैं, I equals to 1 to n, then x I minus d I. इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन को हम. Then x bar is a summation of I equal to 1 to n xi minus di divided by n. This is the arithmetic mean in terms of the deviation. Clear है? बेसिकली इसको आप नोटिस करेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज 0 होता है. तो जो हमारा अगर समेशन को हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से लिखते हैं, तो सपोज i इक्वल टू 1, ये प्रूव भी कर सकते हैं. सपोज x हमने क्या लिखा, समेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पर, i इक्वल टू 1 टू n डी आई अपॉन n, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे दिस इज 0. अभी हमने प्रूव किया है अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन इज 0. then you got that the original formula xi is the I equal to 1 to n xi divided by n. Clear है? I think deviation clear है, arithmetic mean clear है. Next one is the average deviation. Basically average deviation is the indication of the precision of the instrument. ठीक है, तो अगर आप एवरेज डेविएशन निकालना है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली डेविएशन का सम करते हैं तो नॉर्मल डेविएशन का सम तो 0 आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी पड़ेगी. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि सपोज रीडिंग का, सपोज मैं एक सेट बना देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये रीडिंग था, तो एक्स बार हमने मेजर किया था दैट इज 3. देन अगर सपोज मैं डी डेविएशन का मैंने सेट बनाया था, इसकी डेविएशन क्या आया था, -2 -1 0 1 एंड 2, ये रीडिंग आया था डेविएशन का. सेट बना दिया वैल्यू. तो अगर मैं एवरेज डेविएशन निकालूंगा तो एवरेज डेविएशन सपोज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ -2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ -1 then plus modulus of 0 plus modulus of 1. Positive quantity basically we will consider positive quantity, then divide by number of quantity, that is 5 means 3 plus 3 divided by 5, 6 by 5 is 1 by 2 is the average deviation of that quantity. Clear? इस तरीके से हम एवरेज डेविएशन को ड्रॉ कर सकते हैं.
Next one is the standard deviation. Standard deviation, what does it mean? Visible as screen? Yes, sir. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या हुआ? बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कैसे निकालते हैं? सपोज डेविएशन डी है तो आप क्या करेंगे? रूट मीन स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया देन इसका मीन ले लिया। मीन लेने के लिए आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सपोज आपके पास डेविएशन क्वांटिटी है D1 D2 D3 अप टू n, तो आपने क्या किया? नंबर ऑफ क्वांटिटी से आपने नॉर्मली डिवाइड कर दिया, दैट इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नॉर्मली हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर डेटा सेट आपके पास ग्रेटर देन 20 है, जैसे अभी हमने एज्यूम किया था, डेटा सेट कितना लिया था? क्वांटिटी लिया था, 5 क्वांटिटी ली थी। ठीक है, अगर आपके पास डेटा सेट्स इज ग्रेटर देन 20 देन इट्स डिनोटेड बाय अ सिग्मा। इफ द डेटा सेट इज लेस देन 20 देन इट्स डिनोटेड बाय अ स्मॉल एस। ठीक है, that is all about the standard deviation. Next is a variance. Variance is basically nothing but it is the square of a standard deviation, right? When we got the square of this s square value, then s square is a d1 square plus d2 square plus d3 square up to dn square upon अपॉन n होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, अपॉन एन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अपॉन एन, तो यहाँ पर प्लस साइन मिस्टेक है, दैट इज अ प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर 20 से लेस देन है तो आप डिवाइड बाय n माइनस वन, मीन्स अगर 5 क्वांटिटी है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे फॉर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए एक बार। क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए देन इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। ए सर्किट वाज ट्यून्ड फॉर रेजोनेंस बाय 8 डिफरेंट स्टूडेंट and the value of resonant frequency in kilohertz were recorded 532, 548, 543, 535, 546, 531, 543 and 536। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका? कैलकुलेट करो। बेसिकली अर्थमेटिक मीन इज द समेशन ऑफ all the reading divided by number of value, means 532 plus 548 plus all the reading divided by 8, that is the arithmetic mean. And if we talk about the next part is the deviation from mean. How you will calculate the deviation from mean? In generally we will mention that deviation from which value। ठीक है, अभी सपोज डेविएशन फ्रॉम कुछ भी और भी दे सकता था, लेकिन नॉर्मली अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम मीन से ही डेफिनेशन डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पर गिवन है डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से डेविएशन निकालना है तो नॉर्मल डेविएशन हम क्या निकालते हैं? d1 इज द x1 माइनस एक्स ऑफ बार। तो आप मीन अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। नॉर्मली आप डेविएशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, you can get that this value d1 is a x1, arithmetic mean is a 539.25 kilohertz, d1 is a x1 minus x bar. Then if we add all this quantity then you get the result is nil,
अगर हम इन सारी क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0. 0. 0, because average deviation is, sorry, arithmetic algebraic sum of the deviation is 0, right? तो ये आएगा 0। अगर हम नेक्स्ट टारगेट आपके पास पूछा क्या गया है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आप अप्लाई करना, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना। मैंने इसको आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये मैंने आई थिंक यहाँ पर आपको एवरेज डेविएशन देन स्टैंडर्ड डेविएशन तक निकाला है। हाँ, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली फॉर्मूला। द वैल्यू इज टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू इज लेस देन 20, सो वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला n-1, राइट। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, देन यू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। फॉर वेरिएंस यू कैन स्क्वायर द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू, s square is the variance, that is variance. I think clear है सब, types of error and the statistical analysis of error. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अनुजा, अर्पित, if you have not any doubt, then write Hello, your sir. name. Yeah, okay, बोलो नील। सर ये फॉर्मूले में n-1 क्यों यूज किया है? अभी बताया ना आपको, अगर नंबर ऑफ रीडिंग्स आपकी लेस देन 8 है तो आप इसको n-1 रीडिंग होता है, दैट इज द एक तरीके से ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला है ये। अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन करता हूँ कि n ही क्यों यूज़ किया, देन तो दैट इज द ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला कि अगर नंबर ऑफ लेस देन 20 से लेस देन रीडिंग है तो आपके पास n-1 यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, राइट। ओके ओके सर। Okay, you can write your name in the chat box. If you don't have any doubt, then you can leave this session.